हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर संडे है और हम लोग फिर टेस्ट डिस्कशन के लिए हाजिर हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं इनके साथ आप भी इस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन और डिस्कशन से पहले इसको देने का आनंद भी आप उठा सकते हैं। देने के लिए मामला ये है कि मैंने कहा था कि आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे जो मेरा पर्सनल आईडी है उस पर आप मैसेज करें कि हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि जितने लोग जुड़े हैं तो उनको मैं टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और फिर आप एक दिन पहले या सैटरडे की रात को आप पेपर पाएँ, आप सॉल्व करके तब जुड़ें। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सेशंस लाइव हो जाएंगे, परहैप्स नेक्स्ट संडे तक। वी आर वर्किंग ऑन इट and very soon this discussion will be live. तब तक इन रिकॉर्डेड सेशंस के साथ आप आनंद लें। तो मेरे बच्चे तैयार हैं, रेडी हैं आप लोग? yes, तो आप भी रेडी हो जाइए। और इस बार के जो पेपर का फॉर्मेट है वो मैंने जैसे कहा था कि अलग अलग फ्लेवर आपको दिया जाएगा। पिछली बार का फ्लेवर था कि आपके पास मिसलेनियस पेपर्स थे, इस बार एक ही फ्लेवर है। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा लोग इसी पे मेहनत भी करते हैं कि आपको सेंटेंस में इनकरेक्ट हिस्से को ढूंढना है। मतलब ये देखें, मतलब एरर्स है, ठीक है। और पेपर का पैटर्न थोड़ा सा पुराने वाले अंदाज में है, जैसे कि पहले आया करता था। क्या फ़र्क पड़ता है, हमको सवाल से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। सो गेट रेडी, धीरे धीरे फॉर्मेट बदलते रहेंगे। अभी हम लोग नई सवारी किए हैं तो हर चीज़ नया है, इस तरह की चीज़ें करना भी हमारे लिए नया है। तो आप वहाँ से जुड़िए, बाकी बच्चों को आदत है हमको झेलने की ऐसे ही, ठीक है। शुरू करें? तो आइए, पहला क्वेश्चन या ध्यान से देखें कि अनदर baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me. क्या टिक किया आप लोगों ने इसमें? बी। क्या गलत है बी में? चलिए भैया, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ऑफलाइन विद्यार्थी उन्होंने कहा कि वो आंसर बी टिक कर रहे हैं, तो बी। अभी आंसर आप लोग ही सोचते रहिए, अब आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। क्या गलत है यहाँ पे? बी में क्या रॉन्ग है? नोटिस की जगह नोटिस होगा, नोटिस्ड। मतलब आप इसको पास्ट में करना चाहते हैं, ओके। एक आंसर आया कि यहां नोटिस्ड होना चाहिए, ठीक है। इधर देवियां भी कुछ कहें, क्या टिक किया है? हाँ, सब लोगों ने बी टिक किया है, कुछ और भी टिक किया है? आप जो अपना आंसर टिक किया आप बताएं, वहां तो मान लीजिए। हाँ, बी इधर किया ही नहीं है, छोड़ दिया है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग का डर। हाँ, बी। अच्छा, क्यों बी? नोटिस्ड क्यों भैया? यहां लिखा है नाउ अडेज, आजकल। मैं उसके व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहा हूं, दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। Nowadays past है, so I noticed, and this is really amazing. The topic I teach you the longest period and deepest way, उस टॉपिक से सवाल है। दोस्तों आप भी देखें, यहाँ तो दीदी भैया लोगों ने गलत किया है या तो अटेम्प्ट ही नहीं किया है। आप मेरे ख्याल से इतनी देर में आंसर सोच लिए होंगे। अगर सोच लिए होंगे तो अच्छी बात है। इसका आंसर है सी। क्या गलत है साहब? भैया अंग्रेजी में कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आते हैं, कुछ के बाद जेरेंड आते हैं। अवॉइड के बाद हमेशा जेरेंड का प्रयोग होता है। एक लंबी लिस्ट में लिखवाई थी
कि इन क्रियाओं के बाद हम डायरेक्टली इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं और इन वर्ब्स के बाद हम जेरेंड को रख सकते हैं। तो अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी, द एरर इज हियर माय फ्रेंड्स। ये देखो यहां जो इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है इसकी जगह जेरेंड आना चाहिए, टू स्पीक की जगह स्पीकिंग होना चाहिए। Another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids speaking to me. ठीक है, नॉन फाइनाइट्स के सवाल हैं, तमाम क्रियाएं want, need, ठीक है, एडवाइस, रिक्वेस्ट एटसेट्रा के बाद इन्फिनिटिव आती है, बट सजेस्ट, अवॉइड आदि तमाम कांट स्टैंड, ठीक है, आदि के बाद क्या आता है, जेरेंड आता है। सो यहां पे गलती है, टू स्पीक की जगह स्पीकिंग होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, एक्सप्लेन करते रहिएगा कॉपी में। आप लोग देखिएगा जरा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम, अभी ताजा ताजा आप लोग मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी क्लॉज पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने भी क्लॉजेज पढ़ा होगा कि कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज इंटरोगेटिव नहीं होता है। सो यहां पर ये जो हाउ है ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, इट इज नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, इट्स अ कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड ऑलवेज बी इन अफर्मेटिव। सो द एरर इज हियर, आंसर होगा बी। बी क्या गलती है, हाउ ही कुड, यहां पे क्या होना चाहिए, हाउ ही कुड। दिस इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही किया इसको? ठीक है, एक्सप्लेन करते चलिएगा आप लोग। मेरे जो ऑनलाइन दोस्त हैं वो स्क्रीनशॉट लेते चलें, या आप भी कॉपी लेके बैठा करें। जब आप कोई वीडियो मिलेगा तो कान में ईयरफोन्स लगाइए, हेडफोन्स लगाइए, कॉपी लेके बैठिए और आराम से इस सेशन को करिए। जब तक मैं लाइव नहीं आता हूं तब तक आप ऐसे ही आनंद लें, ठीक है। सो क्या होगा, आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर है? क्लियर किया जाए, देखिएगा। द नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वन ऑफ द, अब आगे मत बढ़ो रे, इसका आंसर ए ही है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में होता है, आगे सोचना ही नहीं है। सो इट शुड बी स्टेट्स, इट शुड बी स्टेट्स, ये स्टेट्स होना चाहिए, स्टेट नहीं होगा। क्लियर है? सही किया? कितने लोगों ने? अच्छा, ठीक है। देखें जरा, मैं क्लियर कर रहा हूं, आप लोग भी जुड़े रहिएगा ठीक से, क्योंकि इसमें चीज़ें हैं मैं बताता चल रहा हूं। बाकी डिटेल में के लिए आपको जाहिर सी बात है, या तो ऑफलाइन प्रयागराज आ जाइए या तो ऑनलाइन चीज़ें शुरू होंगी। धीरे धीरे लाइव आने की कोशिश में कर रहा हूं, आप लगातार पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश में हूं। वी आर वर्किंग ऑन इट। संसाधन जुटाना पड़ता है तो हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इस नए ज़माने से मुकाबला करने के लिए। देखिएगा ज़रा, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन मैं ऊपर लेके आता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन, यहां आ जाइए। फोर्थ, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन, ये चौथे पे, यहां पे ध्यान रखिएगा। आप लोग थोड़ा सा मिसलेनियस है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर, मुझे लगता है कि इसको पढ़ते ही आपको यहीं रुक जाने की जरूरत है। दिस इज द आंसर, द आंसर इज ए। व्हाट इज प्रॉब्लम हियर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब सेंटेंस, अब आपको इन्वर्जन पढ़ाया गया होगा ना, मैं आपसे मुखातिब हूं, ये लोग तो पढ़े ही हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि कुछ पर्टिकुलर एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेज जो कि नेगेटिव सेंस देती हैं, हार्डली, स्कैर्सली, सो, नाइदर, नॉर, इन नो केस, इन नो अदर वे,
ओनली बाय, ओनली देन, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब सेंटेंस को बिगिन करते हैं, ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। वो इन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं। अगर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है तो उसको पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं, और अगर मेन वर्ब पहले आती है तो उसको कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। ये चीज़ें आपको बताई गई होंगी। तो यहाँ पर चूंकि सेंटेंस का आरंभ हार्डली से हो रहा है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन होना चाहिए। इसलिए ये जो द इंस्पेक्टर है, ये जो द इंस्पेक्टर है, ये बाद में जाएगा और हैड पहले आएगा। सो इसका थोबड़ा कैसा होगा साहब कि हार्डली हैड द इंस्पेक्टर। ये इसका आंसर होना चाहिए। आंसर ए। क्या गलत है? हैड और द इंस्पेक्टर को आपस में रिप्लेस करिए, उसको पहले ले आइए, उसको बाद में लेके जाइए। सही किया? किसने किसने? देखिएगा जरा, क्लियर करो। आप लोगों को समझ में आ गया? फोकस रहिएगा। देखें जरा, अब फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां सिंस से सेंटेंस, कब से? जब से वह इस शहर में आया है, अपने नेटिव टाउन, अपने जहां का वो मूल निवासी है, आपका उसका जो अपना टाउन है, नेटिव टाउन, वहां जब से वापस आया है तब से वह प्रयास कर रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम, it means it's a perfect tense। so he is trying नहीं, he has been trying। मामला यहां है, आंसर इज बी। बी। क्या गलत है साहब? यहां पे इज ट्राइंग की जगह हैज बीन ट्राइंग होगा। बोले he has been trying। ठीक है? सही किया है? किसने किसने? अरे जब से वह यहां आया है, तो जब से आया तो वो दिन, वो तारीख फिक्स्ड है ना, पॉइंट इन टाइम है, इसलिए यहां पर इज की जगह होगा ही हैज बीन ट्राइंग टू। ओके, आगे चला जाए। अच्छा जी, देखिएगा, क्लियर कर रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, छठे सवाल पे आ जाइए। छठा सवाल, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन। सही बताओ, सूख गई हैं, तो ड्राई डाउन की ड्राई अप। आवाज नहीं आ रही है? प्रेपोजिशन की गलती है। द आंसर इज बी। यहां पे डाउन की जगह अप होना चाहिए, ड्राई अप। ठीक है? डाउन को अप से रिप्लेस कर दीजिए, डाउन की जगह अप होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, देखें जरा द नेक्स्ट वन, 7th क्वेश्चन। ही ले द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगॉट ऑल अबाउट इट। यही रुक जाइए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टेंस का सवाल है। आपको पता है, चीजें बताई गई हैं कि जो LIE लाई शब्द है, इसके कई अर्थ होते हैं ना। तो लाई मने लेटना, पड़े रहना, लाई, ले, लेन, या लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना। और ये जो ले होता है, ले, अब लाई क्या है? तो लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है और ले ट्रांजिटिव वर्ब है। लाई इंट्रांजिटिव वर्ब और ले ट्रांजिटिव वर्ब है। तो लाई के बाद हमेशा कोई ना कोई प्रेपोजिशन आता है। ही वॉज लाइंग इन बेड। बोलो, जब इसका मतलब रखना या पड़े रहना होता है। और जब लाई का मतलब झूठ बोलना होता है तो फिर लाई, लाइड, लाइड। देखो, ही लाइड टू मी, ही लाइड टू देम, बिना प्रेपोजिशन के। लाई चूंकि है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए जब हमें ट्रांजिटिव वर्ब की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं? लाई की जगह ले का प्रयोग करते हैं। ले मने रखना, ले मने लेटना भी होता है ना। जैसे माँ ने बच्चे को लिटा दिया, तो द मदर लेड द चाइल्ड। अब ध्यान सुनिएगा,
माँ ने बच्चे को लिटाया, पास्ट हो गया ना, तो ले का रूप क्या चलता है? ले, लेड, लेड, बोले, और लाई, ले, लेन। यहां चूंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है वॉच, देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है ना, द वॉच, ये ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो चूंकि ऑब्जेक्ट आया है इसलिए यहां पर ले ही आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर ये ले प्रेजेंट है तो ही के बाद ले तो हो नहीं सकता, लेज होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है? ले के ही लेज होगा, ही ले तो हो नहीं सकता। अगर आपने ही ले कहा तो फिर ही ले डाउन कहना पड़ेगा, लेटने वाला, इनट्रांजिटिव वर्ब। ही ले डाउन, बोलो, या ही ले डाउन इन बेड, या ही वॉज लाइंग डाउन इन बेड, हमेशा यहां पे प्रेपोजिशन आएगा। इसलिए चूंकि यहां ऑब्जेक्ट है तो हम लाई का प्रयोग कर नहीं सकते, अर्थात ये लाई का पास्ट ले नहीं है, ये ले प्रेजेंट है। और ही के बाद ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ना, तो फिर ले तो हो ही नहीं सकता, लेज होना चाहिए। लेकिन जरा सेंटेंस को ध्यान से देखो, यहां क्या आया है? देन फॉरगॉट। क्या आया है? फॉरगॉट, भूल गया, अर्थात सेंटेंस पास्ट में है। फिर यहां पर भी क्रिया का पास्ट रूप आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो यहां ले के बजाय LAID, लेड होना चाहिए। कि वह टेबल पर घड़ी रखकर भूल गया, उसने रखा और फिर बाद में भूल गया कि मैंने अपनी घड़ी वहां रखी थी, ठीक है, तो इसलिए यहां पे लेड होगा, LAY की जगह LAID, ले, लेड, लेड। कितने लोगों ने ये बात समझी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी जुड़े हुए हैं ना, या ध्यान से देखिएगा, वहां ले नहीं, लेड होना चाहिए, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंस है और रखने की बात हो रही है, ठीक है, कि उसने घड़ी रख दिया। तो अगर प्रेजेंट में होता तो होता कि ही लेज एंड गोज आउट, या अगर प्रेजेंट होता तो क्या होता कि ही लेज द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगेट्स ऑल अबाउट इट, तब वहां भी देखो एस लगता, फॉरगेट्स होता ना, व्हेन ही, ठीक है। अब ये पूरा का देखो यहाँ वेंट आउट, यहाँ भी पास्ट में, पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो ये वर्ब भी पास्ट में होनी चाहिए, अर्थात ले की जगह लेड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब ये ले, लाई, लेन जो आपको सब पढ़ाया गया है, कब लाइड होगा, कब लाइज होगा, कब लाइंग होगा, कब ले होगा, कब लेन होगा, कब लेड होगा, सब याद कर लीजिए। और देखिए सवाल सबसे पूछे गए हैं। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं और या आप में से भी जो लोग इस प्रांगण में बैठ के पढ़े हैं, सर जी की क्लास किए हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी कॉपी खोल के बैठ सकते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर आपकी कॉपी में होगा। राइट कि रॉन्ग? ठीक है, तो देखिएगा जरा, आगे बढ़ा जाए। अब तक कितने लोगों ने 7 के 7 क्वेश्चन सही किए हैं? कोई नहीं, कोई बात नहीं। 6, हाँ वेरी गुड। 5, चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखें जरा 7th क्वेश्चन, यहां पे देखिएगा, इसी तो हो गया ना, ये तो हो गया, 7th हो गया। असल में इसीलिए ना PPT फॉर्म में बनवाना पड़ेगा हम लोग को, देखते हैं, अभी कोशिश जारी है। 8वां सवाल, ये इस पे फोकस करिएगा कि although he draws a reasonably good salary, he has a large family to support and he finds it difficult to make both ends meet. मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है। It's a correct sentence, perfectly correct, no error. इसका आंसर होगा D, no error। ठीक, देखो although के बाद या तो कॉमा आता है या तो yet आता है, बट नहीं आता, कॉमा लगा हुआ है। यद्यपि वह जो है एक अच्छी खासी तनख्वाह पाता है, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली, लेकिन उसके यहाँ पर येट का प्रयोग आप कर सकते थे, लेकिन उसके वो अनिवार्य तो है नहीं। उसके पास एक बड़ी फैमिली है जिसको उसको पालन पोषण करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट, ये बड़ा फेमस फ्रेज है साहब, टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, बहुत पूछता है SSC, बड़ी पूछती, याद रखिएगा कि आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना। तो वो उसको इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी चूंकि परिवार इतना बड़ा है कि उसे मुश्किलात होती हैं, उसको समस्याएं होती हैं,
अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में। ये फ्रेज है, बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा ना, देखिएगा जरा। नेक्स्ट आगे चला जाए, तो इसका आंसर नो एरर है, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused। यही रुक जाओ यहां पर, ठीक है, इसका आंसर सी टिक कर लीजिए आप लोग। क्या गलती है? अगर यहां अटेंशन होता तो अटेंशन के साथ टू आता है, बिल्कुल सच है, लेकिन बेटा फोकस के साथ ऑन आता है। यहां पे ध्यान दो, नॉट बीन फोकस्ड ऑन दिस वाइटल एरिया। ओके, प्रेपोजिशन की गलती है, अटेंशन टू, बट हियर अटेंशन हैज, अब यहां अटेंशन हो गया, अटेंशन हैज नॉट बीन फोकस्ड ऑन। यहां पे ठीक कर लीजिएगा, यहां टू की जगह ऑन होना चाहिए। कितने लोगों ने इस बात को समझ लिया? आप लोगों ने ठीक क्या किया है? तब ठीक यही किया है। क्या ठीक किया है? फोकस्ड में डबल एस नहीं होता है। ये शायद ये ऐसी बातें हैं बेटा, ये ऑनलाइन साथी शायद जाने तो इनको भी लगे। मैं जब आपको स्पेलिंग रूल्स पढ़ाता हूँ कि कैसे लास्ट के वर्ड डबल हो जाते हैं, तो मैंने वहाँ पे स्पेशली नोट में लिखवाया था कि इसके दो अपवाद हैं। एक फोकस है, ठीक है, फोकस में जो स्ट्रेस है वो फो पे है, मतलब पहले वाले पे है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है, यहाँ डबल एस लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। मैंने ये नोट में स्पेशली आपको लिखवाया था कि फोकस एक्सेप्शन है, वहां पर देखिए फोकस, फोकस स्ट्रेस पहले वाले पे है तो कायदे से डबल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है। फोकस की स्पेलिंग डबल एस के साथ भी लिखी जाती है और सिंगल एस के साथ भी लिखी जाती है। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छा मुद्दा उठाया। फोकस्ड की स्पेलिंग ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ये भी राइट है, ये भी राइट है। जाके स्पेलिंग रूल्स वाला नोट्स खोलिएगा, जहाँ पे मैंने डबलिंग द वॉवेल्स, डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट्स के रूल लिखाए हैं, वहाँ पे जाएंगे तो स्पष्ट वहाँ पे बात नोट में लिखाई गई है, स्पष्ट लिखाई गई है कि फोकस में जब हम सफिक्स जोड़ते हैं, चाहे आईएनजी चाहे ईडी, तो एस सिंगल भी हो सकता है और एस डबल भी हो सकता है। जाके नोट्स चेक करिएगा। इसलिए स्पेलिंग की गलती नहीं है, गलती यहाँ प्रेपोजिशन की है, फोकस ऑन होता है। ठीक है, आगे चलें, देखते रहिएगा आप लोग, संभालते रहिएगा। देखिएगा जरा, अब देखें 10th क्वेश्चन, 10वां नंबर, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मामला है साहब। सेंटेंस जो है, जो शुरू हो रहा है यहाँ पे कार्य कारण संबंध है कि सन्नी डे, एक खूबसूरत निखरी हुई धूप वाला दिन था, इसलिए मैंने उस दिन बहुत घर पे रह करके काम करने के बजाय घर रह के आनंद लेने का फैसला किया। गलती यहाँ पर है कि ये जो हिस्सा है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में मैंने क्या बताया था कि जब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं तो पार्टिसिपल हमेशा बाद में आता है और सब्जेक्ट पहले आता है। यहाँ पर इट मिसिंग है, इट बीइंग अ सन्नी डे। मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था, इट वॉज हॉलीडे द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, तो आपने जोड़ा था कि इट बीइंग अ हॉलीडे द चिल्ड्रन डिडंट गो टू स्कूल। याद आया? ये वहां सवाल है। यहां पर चूंकि ये एब्सोल्यूट है, ये कारण है कार्य के होने का। जब आप पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो पार्टिसिपल में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की चर्चा हम लोगों ने की थी, याद है ना? नए साथियों को उसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट जोड़ना जरूरी है, इट बीइंग अ हॉलीडे, इट बीइंग अ सन्नी डे। यहाँ पे इट मिसिंग है, आंसर ए, इसका आंसर ए होगा। क्लियर है? कितने लोगों ने सही किया इसको? ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, फोकस करिएगा।
ध्यान नहीं भटकना चाहिए। वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच टू रेलवे स्टेशन, हमें दिल्ली की अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी, उसको पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि जब हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी चली गई कि चली गई थी? जा चुकी थी ना। पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई दो क्रियाएं होती हैं, एक पहले होती है, एक बाद में। जो बाद में होती है वो सिंपल में, और जो पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट में। तो पहली क्रिया हुई कि हम अपनी यात्रा कैंसिल कर, क्यों कर दिए? कि जैसे स्टेशन पहुंचे पता था गाड़ी जा चुकी थी। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। एंड व्हाट इज रॉन्ग? द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। यहां पर आप हैड इंसर्ट करिए क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हमें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि जब हम पहुंचे स्टेशन, हमारे पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। बोले साहब आप लोग भी समझ रहे हैं ना? देखिएगा जरा, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इसको सही कितने लोगों ने किया है? देखेंगे जरा कि मेनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%। ये देखो जरा, कहीं सुना है ऐसा फ्रेज कि अनेक विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, लेकिन दिलीप ने पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो भैया 100% नहीं, फुल मार्क्स। क्या होगा? फुल मार्क्स। यहां ध्यान दीजिए, ये जो 100% है ऐसा कोई भी फ्रेज यूज मत करिएगा ना। क्या होगा यहां पे? बट दिलीप हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स। ये सही है, ये गलत है। 100% नहीं, कहने बोला अरे उसने पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त किए, यही ना होगा? ये 100% का होता है। बोलो ठीक है। अच्छा, जब बात आई है फुल मार्क्स की, तो एक और बात ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे 100% नहीं होगा ना, ठीक है? या तो होता कि 100 on 100, आवाज नहीं आ रही है, या तो क्या होता 100 on 100, ये लिखिए 100 में 100 या फुल मार्क्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अक्सर मैं सुनता हूं, आप भी सुनते होंगे, लोग पासिंग मार्क या मार्क्स, जो भी कहना हो, पासिंग मार्क या मार्क्स, ठीक है ना? तो मार्क चूंकि वो इकट्ठा होता है, तो पासिंग मार्क अक्सर आप सुनते होंगे लोगों को बोलते हुए। ऐसा कोई फ्रेज इंग्लिश में नहीं है। इट इज नॉट पासिंग मार्क, यू गेट पास मार्क। क्या प्राप्त करते हैं? अभी साथी लोग ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार सवाल आ चुका है। इट इज ऑलवेज पास मार्क। हम एग्जाम में पासिंग मार्क नहीं प्राप्त करते। क्या प्राप्त करते हैं? पास मार्क। क्या प्राप्त करते हैं? पास मार्क। क्लियर है? उसी तरह से 100% नहीं प्राप्त करते। या तो आप कहोगे 10 on 10, 20 on 20, 100 on 100, या फुल मार्क्स। क्या कहोगे? फुल मार्क्स। ठीक है, ये पास मार्क्स। ठीक, यहां पे इस लगा लो, पास मार्क्स। पासिंग मार्क या पासिंग मार्क्स नहीं होता, क्या होता है? पास मार्क। आगे चलें, कोई समस्या? देखना जरा, क्लियर करो इसको, क्योंकि काफी कुछ गत्थम गुत्था हो गया है। और मैं सोच, मतलब यहाँ के लोग तो उसमें मेरे पास बैठे हैं तो इनको ठीक है, आपकी विजिबिलिटी की बात, अगर चीज़ें स्पष्ट जा, भाई लाइव होता तो आप भी बता सकते थे अपना अंगूठा दिखा करके। फिलहाल ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो अगर कहीं कोई तकनीकी समस्या नज़र आती है दोस्त, तो आप बिल्कुल बॉक्स में जाएं और बताएं, क्योंकि आप जितना, देखो सोना जितना तपता है, ठीक है, आदमी जितना घिसता है, मेहंदी जितनी पिसती है, उतना ही रंग लेके आती है। तो मैं पिसने को तैयार हूं, तो आप अपनी राय दिया करें। हो सकता है विजिबिलिटी कम हो, टाइपिंग की समस्या हो, तो आप बताएं। जैसे जैसे आप चीजें करेंगे, कबीर बाबा कह गए, निंदक ने राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो मेरा स्वभाव भी निर्मल हो, ये मैं चाहता हूं, इसलिए आप बिना डर के
जो भी चीज़ें आप कहा करें, कि जाहिर सी बात है कि अगर तारीफ मैं सुनूंगा तो फिर आलोचना भी मुझे ही सुननी है ना। एक बहुत बड़े बिरहा गायक हुए बालेश्वर यादव जी, आजमगढ़ से, उनको यश भारती वगैरह मिला, बड़े स्टार थे, नहीं रहे। तो उनका एक, चूंकि भोजपुरी भाषा के शब्दों में जब नहीं समझ में आता लोग उसको, ठीक है चीज़ें हैं, लेकिन भोजपुरी बड़ी समृद्ध भाषा है, इतनी समृद्ध कि तमाम दुनिया में लोग शब्द लिए गए। आप साहित्य में चले जाओ तो उन्होंने कटहल देखा है ना, कटहल जब पकता है उसमें कोआ निकलता है, और कोआ के बाद लास्ट में वो जो हिस्सा बचता है उसको लोग सब्जी बना लेते हैं, उसको मुंगड़ी कहते हैं। तो देखिए, अगर आप अर्थों को समझें तो बात समझ में आए। अब बालेश्वर जी ने गाया था कि कटहर के कोआ तू खैल ती मोटका मुंगड़वा का हुई। अब जिसकी जैसी भावना वैसा अर्थ निकाली, बहुत गहरा अर्थ था। वहां कटहल के कोए को बालेश्वर जी के उस विरह में सुख का प्रतीक माना गया है, और जो मुंगड़ी लास्ट में निकलती है उसको दुख का। कि जीवन में अगर सुख हैं, खुशियां हैं, उनका आनंद आप लेते हैं तो चुनौतियों को कौन झेलेगा। गुलाब से आप फूल तोड़ेंगे तो कांटा भी चुभेगा। तो उस विरह बहुत मशहूर हुआ था वो हम लोगों के बचपन में, अब तो नहीं रहे। आप जाएं यूट्यूब पे, उनके तमाम बिरहा सम्राट कहा गया था उनको। तो ये बिरहा जो चाहता हूँ, तमाम चीज़ें उनके बाद तमाम गाने थे, व्यंग थे उस जमाने में, उस समाज के हिसाब से, उसमें ये भी एक बिरहा था। तो वही चीज़ है कि हम जब आपको लेके आ रहे हैं, अगर आपको हेल्पफुल हूँ मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो जो मुझे मेरी बातें अच्छी लगी उनको आप बताएं, जो चीज़ें कमियां हो उन्हें भी बताएं, हम उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जरा बढ़ा जाए आगे। देखें अब कितने क्वेश्चन, 12 हो गए, 12 के बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13, इस पे ध्यान दीजिए। ये द जनरल विथ ओवर 100 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स along with, together with, as well as आदि से जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं जो डिफरेंट नंबर पर्सन के होते हैं, तो वर्ब पहले आने वाले सब्जेक्ट को फॉलो करती है। याद आया नियम सबको? आप लोग भी घर बैठे याद करिए। जब आप क्यूमुलेटिव कंजंक्शन पढ़ते हैं तो टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज आदि के साथ। तो यहां देखिए, यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, एक है द जनरल और दूसरा है ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। दीज टू सब्जेक्ट्स आर बीइंग अटैच्ड विथ द कंजंक्शन विथ। ये देखो विथ, that's why the subject is the general, the subject is the general, and it is third person singular, so the verb should be third person singular. The answer is B, answer is B. And what is wrong? have की जगह has होना चाहिए, have की जगह has होना चाहिए, it should be has because the subject is the general. How many friends have tick the right answer? 1. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वो टेस्ट हो जाना, आंसर टिक कर देना, नंबर लग जाना, मुझे भी लगता था वहां असली बात निकल के नहीं आती थी, और शायद कुछ लोग बेईमानी भी कर जाते थे क्योंकि पता ही नहीं चलता था। तो चलिए देखिए जरा। और हाँ, बिल्कुल नहीं, क्यों आएगा? पेट्रोलिंग द वैली मतलब वैली को, वो पेट्रोल का उसको सुरक्षा कर, उसकी मतलब उसकी रक्षा कर रहे थे। पेट्रोल का मतलब होता क्या है? पेट्रोल मीन्स गश्त लगाना, उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना। बिल्कुल नहीं आएगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, हाँ, मामला यहाँ है, यहाँ ये। और दूसरी चीज कि अगर ऐसा कुछ खटपट लग भी रहा है तो फिर वो बात कि विच सिन इज द वर्स्ट, बोलो, विच ऑफ द टू सिंस इज द वर्स्ट। फिर दो गलतियां, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन करते समय भी ध्यान रखिएगा, चक्कर में मत पड़िए कि ये है वो है। समटाइम्स यूसेज और रूल्स में कंपटीशन हो जाता है। तो आप बताइए,
ये नंगी आंखों से दिख रहा है कि विथ जब यहां आ गया दोनों के बीच में तो कभी भी वहां वर्ब प्लूरल नहीं हो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आगे जाके आयोग आंसर देता है तो कोर्ट जिंदाबाद, पैसा मेरा वकील आपका। मैं बार बार कहता हूं, कैसे हमें झेलने को तैयार नहीं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक ना, यहां ऐसी कोई समस्या नहीं। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करिए। इफ ही रोट द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर 1, अब देखिए हैड आ गया, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, यहां पे वुड हैव आ गया, बोलो। तो जाहिर सी बात है यहां भी रोट की जगह हैड रिटन होना चाहिए। द आंसर इज ए। हाँ, अब चूंकि यहां हैड लिखा हुआ है, अगर ये ना भी लिखा होता, मैं ये कई बार कह चुका हूं इलिप्सिस में कि जब वर्ब्स आइडेंटिकल होती हैं, सब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं, तो हम उन्हें इलिप्सिस कर देते हैं, कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो इसका असल ये सेंटेंस एग्जैक्टली कैसा हो सकता था जो बेस्ट होता, हालांकि उन्होंने वहां दिया है ताकि आप अनुमान लगा पाए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर कि इफ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है, जहां पे इफ वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में होता है और मेन क्लॉज कंडीशनल परफेक्ट में होता है, मतलब वुड हैव आता है। देखो यहाँ पे वुड हैव, यहाँ पे वुड हैव आया हुआ है, यहाँ पे हैड आया हुआ है, तो उसके पहले जो वर्ब है, सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है ना, इसलिए यहाँ भी क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। हैड रिटन, हैड रिटन। इफ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर आप हैड ना भी लिखें, इफ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्टर एंड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन, तो भी ठीक है। ये हैड यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे हैड का होना अनिवार्य है। टाइप 3 आप लोग भी पढ़े होंगे घर बैठे, कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़े हैं तो दौड़ के आइए ना, क्या जरूरत है, हम खड़े हैं, आइए प्रयागराज में आसपास, तो आइए पढ़िए, सब पढ़ाया जाएगा। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो दोस्त बैठे हैं या आपके अगल बगल कोई दोस्त हो जो पढ़े हो, पूछिएगा। अभी तक एक भी सवाल ऐसा हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं जिसका आंसर इनके क्लास नोट्स में ना हो, नहीं किए हैं, और ऐसा शायद हो भी ना। बड़ी शिद्दत से मशक्कत से बातें की जाती हैं, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, कहीं कोई मिलावट नहीं है। एक बार पधार करके आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप घर बैठे जहाँ हैं वहीं से पढ़ना चाहें तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे चला जाए, मैं इसको मिटा दूँ, हौच पौच हो गया बहुत, क्लियर करूँ ना। देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इस पे फोकस करिए कि फॉर डेकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट। रुक जाओ यहीं पे, हमने आपको ऐसे ही पढ़ाया है, रुक जाइए यहीं पे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे कुछ गड़बड़ है भी तो हम नहीं जाएंगे आगे, क्यों, सेंटेंस देर से शुरू हुआ है, और जब देर से सेंटेंसेस शुरू होते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट देयर नहीं होता, वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन होते हैं, बोलो। तो यहां पर क्या आया है, अ डिबेट, सिंगुलर है, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। यहां पे फोकस करिए, आंसर है बी, यहां पर हैव की जगह हैज होना चाहिए। कि फॉर डेकेड्स, दशकों से, देयर हैज बीन अ डिबेट, एक जो है बहस चल रही है ऑन वेदर, ठीक ना, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। इसका क्या पढ़ोगे, स्किज़ोफ्रेनिया, क्या पढ़ोगे, स्किज़ोफ्रेनिया, क्या पढ़ोगे, स्किज़ोफ्रेनिया, बोलो, स्किज़ोफ्रेनिया, बोलो, हाँ, सीजोफ्रेनिया मत पढ़िएगा, इट्स स्किज़ोफ्रेनिया, क्या है, यस, सीजो नहीं है, पूरा सा नहीं, ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया, बोलो, क्लियर। अच्छा, तो इसमें गलती यहां है साहब, देयर से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस में वर्ब देयर के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन से तय होता है, वहां डिबेट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। कितने लोगों ने ऐसा किया, चलिए आगे बढ़ें, देखिएगा, क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मोहन इज वन
हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ वॉट एवर राम डज। ठीक है, तो मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ वॉट एवर राम डज। इसमें कोई एरर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक, कोई एरर नहीं है। वन यहां सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, वन को रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। और फॉल्ट विथ व्हाट, ये फाइंड्स फॉल्ट, ये फ्रेज है। फाइंड फॉल्ट विथ का मतलब हमेशा दूसरों की कमी निकालना, मीन मेक करना। तो फाइंड फॉल्ट इन नहीं होता, ये फ्रेज भी 1000 बार एसएससी पूछ चुकी है, बैंकिंग पूछ चुके हैं। फाइंड फॉल्ट विथ होता है, क्या होता है, फाइंड फॉल्ट विथ। सो इसका आंसर होगा डी, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। एंड 17th क्वेश्चन, देयर इज अ नीड, अब देखो, नीड टू, वांट टू, विश टू, होप टू, ये टू क्या है रे, इन्फिनिटिव का हिस्सा है। क्या है रे, इन्फिनिटिव का हिस्सा है, इसलिए यहां पर रिवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिवाइज। द आंसर इज बी। ये टू रिवाइजिंग नहीं, यहां पे टू प्रेपोजिशन नहीं है, इन्फिनिटिव का हिस्सा, इसलिए टू रिवाइज। क्या होगा, टू रिवाइज। यहां पे रिवाइजिंग नहीं होगा, रिवाइज होगा। कितने लोगों ने ऐसा सोचा। नेक्स्ट चला जाए, देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 18 वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स। यहां भी कोई गलती नहीं लग रही है, ठीक है, कोई, लेकिन रुक जाओ, लग रही है बिल्कुल। हम लोग तो घबरा ही गए, ऐसे भी ना देखे, ये वेयर यहाँ पे नाउन क्लॉज है ना। वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, सी आंसर होगा। सॉरी, मैं जल्दबाजी में प्रवाह में चला गया, यहाँ पे वेयर आ गया है ना। देखो WH वर्ड्स जब नाउन क्लॉज बनाते हैं तब दैट का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, वेयर के पहले, वॉट के पहले दैट आ सकता है जब इसका मतलब हो जो, जहां, लेकिन यहाँ पे कहाँ का सेंस है कि टू नो, वी नो वेयर इट बिगिंस, मुझे पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ होती है, बट यू डोंट नो वेयर इट एंड्स, लेकिन कहाँ इसकी अंत होती है मुझे नहीं पता। यहाँ पे दैट अनावश्यक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये खुद ही नाउन क्लॉज का निर्माण कर रहा है, ठीक है। कितने लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 19, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेस ऑफ मेटल, यहीं पे प्रॉब्लम है। अरे जब वेल्डिंग करोगे दो चीजों को, तो वहां टुगेदर सुपरफ्लुअस, उसकी जरूरत क्या है, आवाज नहीं आ रही है भाई। दो चीज वेल्डिंग करेंगे तो जोड़ेंगे ही ना, तो जुड़ गया ऑलरेडी। तो फिर वेल्डिंग का मतलब ही होता है क्या करना, साथ में जोड़ना। दिस टुगेदर इज सुपरफ्लुअस, आंसर बी, यहां टुगेदर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। बढ़िए ही मत आगे, आप जब चीजों को पढ़े तो खटकेगा, इसमें और कहीं कुछ गलती खोजो तो मिलेगा ही नहीं, खटकेगा, वो अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, किसकी, अच्छा हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये इज होना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में ही था, मैंने चेक किया, इसमें टाइपिस्ट महोदय की कोई गलती नहीं है, विमलेश पंडित ने बिल्कुल सही टाइप किया है। ये जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है वहाँ भी, अब ये भी चीज़ें हैं 800 900 की, अब भैया क्वेश्चन या तो बैठ के बनाओ या तो क्वेश्चन बैंक से लो। तो जिस क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, मैं नाम नहीं लूँगा, सब ठीक है, बड़ी प्रतिष्ठित ये लोग हैं, दावे हैं 50 साल के, 60 साल के, सबको प्रणाम है, बट वहाँ ईज होगा, टाइपो एरर हो सकता है, उसमें विद्वता की क्या बात है, उन लोगों की गलती नहीं है, जिसने टाइप किया उसकी गलती है, हमारा भी तो उस दिन गलती हो गया था, ये टाइपो एरर है। तो यहाँ पे इन नहीं, इज होना चाहिए, गलती यहाँ पे है, टुगेदर नहीं होगा, वो टाइपिंग की समस्या है जी, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ इन गलती, ये टाइपो है, मिस्टेक यहाँ पर है, क्लियर। देखना जरा 20th क्वेश्चन, one of the important benefits of machine age is that our standard of life has improved, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
ये मशीन एज एक पर्टिकुलर समय हो गया ना, कहा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए क्या होना चाहिए, द मशीन एज। आवाज नहीं आ रही है, द मशीन एज, ये होगा, ये रॉन्ग है। कहा नहीं बोल रहे हो रे, द स्टोन एज की स्टोन एज, आवाज नहीं आ रही है, द गुप्ता पीरियड की गुप्ता पीरियड, द मौर्य एम्पायर की मौर्य एम्पायर, इसीलिए वहां पे द मशीन एज होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ा जाए, बोले साहब, देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 21 यहां फोकस करिए। देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर टू ऑगमेंट द ड्विंडलिंग सप्लाई। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, देयर इज अ सेंस ऑफ, आर्टिकल का सवाल है, आंसर ए, देयर इज सेंस ऑफ नहीं, देयर इज अ सेंस ऑफ, अ सेंस ऑफ, वहां ए होना चाहिए। बोले साहब, चला जाए आगे। अच्छा, ये आप पढ़े हुए हैं, अगर आप घर बैठे आपको लगता है कितनी जल्दी जल्दी आप आंसर बताए चीजें, तो देखो, मेरा मानना है कि एरर पे डिस्कशन ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये वर्ड होते तो मैंने पिछले सेशन में देखिए एक ही चीज को तोड़ तोड़ के बताया था, क्योंकि बेसिक्स हैं ग्रामर के और ये पढ़ाया जाता है। अगर आप प्रैक्टिस सेशन से जुड़े हैं तो या तो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप जुड़े प्रैक्टिस से भी चीजें जानेंगे, और डिटेल जानना है तो उत्थान के प्रांगण में आपका स्वागत है। और मैं कुछ नहीं कह सकता, आके एक बार देखिए जरूर, स्वाद जरूर लीजिए, शायद मजा आए। ये प्रचार नहीं है, सजेशन है, सजेशन नहीं, सजेशन। ठीक, तो आप जुड़ सकते हैं, घर बैठे जुड़ने के लिए व्यवस्था भी कर रहा हूं। आप आके आसपास हैं, इसी शहर में हैं, तो घर बैठ के क्या करिएगा ना, बैठे बैठे क्या करिए, करना है कुछ काम, आओ पढ़े अंग्रेजी संजीव तिवारी के साथ ही, ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखो जरा आगे चले, 22 नॉट 22 देखो, although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate, रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ, किसकी बात हुई रे, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, क्या नाम है रे बेटा जी लोग, एक किताब का नाम है, क्या नाम है, किताब का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि नहीं है? और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो क्या होता है, वर्ब को भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, एस या ईएस लगाकर, इसलिए यहां पर एस्टिमेट नहीं, एस्टिमेट्स होगा। क्या होगा, एस्टिमेट्स। ये खटकेगा, आप सोचो कैसे रट के बैठा है क्या, नहीं नहीं, रटने की बात नहीं है, इसका मजा लेना हो तो ऑफलाइन आइए, जुड़िए जरा, ये पढ़िए। अब ये नाम आ गया तो राम जाता है कि राम जाते हैं, जाता है, तो इनसाइक्लो ब्रिटानिका एस्टिमेट्स। बोले आगे बढ़ा जाए, कितने लोगों ने इसको सही किया, देखिएगा जरा, क्लियर कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23, नाइदर द सीवियर अर्थक्वेक, नाइदर के साथ क्या आता है रे, नॉर, यहां क्या लिखा है रे, और, गलत है ना, आंसर बी, और की जगह नॉर होना चाहिए। आप देखिए, बड़ा बड़ा सवाल देख के नहीं घबराते हैं, नहीं घबराते हैं। अगर इस 50 में से 45 से कम कोई पाया तो पंगा हो जाएगा, बता दे रहा हूं मैं, पंगा हो जाएगा, क्योंकि अब आप वेटरन हैं, जो इस क्लास में बैठ गया है उसे इसको कम से कम 45 से कम पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करूंगा, बता दे रहे हैं। हाँ, समझ लीजिएगा, क्या बिगाड़ लेंगे, आप कहेंगे हम कल से टेस्ट में नहीं देंगे तो हम क्या कर लेंगे। ये देखो जरा, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 24, एज सुन एज आई शैल, रुक जाओ यहीं पे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मेरे ऑनलाइन फ्रेंड थोड़ा सा घबराएंगे नहीं, क्योंकि सामने बैठे हैं, पहले इनको मैंने पढ़ाया है, और आपको भी ये जानना चाहिए क्या, कि जब टाइम बताने वाले कंजंक्शन आते हैं, अर्थात जब टाइम क्लॉज का प्रयोग होता है तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, यहां पर शैल का प्रयोग नहीं होगा। द आंसर इज ए,
as soon as I reach New Delhi, until you come, when he comes, कभी भी टाइम क्लॉज के बाद और कंडीशनल क्लॉज के बाद दोनों शैल विल का प्रयोग नहीं होता, फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। द आंसर इज ए। कितने लोगों ने ऐसा किया? नेक्स्ट 25, ऑल द फर्नीचर्स। रुक जाओ यहीं पे, आगे बढ़ोगे तो अपमान हो जाएगा। फर्नीचर्स होगा क्या? अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए यहां पे फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर होगा। एस हटा दीजिए। क्लियर है? केकर सही बा करे ना, देव किताब बता देते देखो नेक्स्ट 26 पे आइए। Beware of a fair weather friend who is neither a friend in need nor a friend indeed। हम काहे में कोनो गलती ना ही बुझात बा, एकर आंसर नो एरर। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब सुख के साथी है ना, बात आ रही है? ये सुख के साथी जो होते हैं इनसे बचिए, ये किसी के नहीं होते ना। ये वो नहीं है कि अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, और नई कभी नई पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। हम हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो ठीक है। तो छाता देने वाले लोग नहीं हैं। ये मौका मिली तब बरखा के पहले छाता छीन करके भाग जाई हैं। तो ये जो है शेक्सपियर साहब का स्टेटमेंट है। देखना जरा आगे चलो। 27 दिख रहा है ना? 27 देखिएगा, इस पे फोकस करिए। कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट, यहीं रुक जाओ, यहां पृथ्वी एक ग्रह के रूप में आई है ना रे, ये देखो। हाँ बोले ये तो अर्थ की दी अर्थ, आवाज नहीं आ रही है, दी अर्थ। यहां पर द लगना चाहिए, द लगना चाहिए, ठीक है। अर्थ के पहले द का प्रयोग करिए। क्लियर? किसने किसने किया? बोल सियावर रामचंद्र की जय। लगे रहो बच्चा लोग, लगे रहो, तुम लोग लगे रहो ना। सोटा मंगाएंगे वो सरपटंड, राजकुमार राव और राजकुमार हिरानी सरपटंड लेके आएंगे। सब खा पी के पचा दिए हैं सब। देखो जरा 28, ये देखो। सेल्डम वी हैव, अभी ताजा ताजा ताजा, आपने सही किया कि नहीं के बताइए, ये अभी ताजा ताजा पढ़ाए हैं। अभी फिर इन्वर्जन का नियम, सेल्डम से सेंटेंस शुरू हुआ ना रे, तो वर्ब और सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? इन्वर्जन होना चाहिए। आंसर ए। यहां पर वी हैव की जगह हैव वी होना चाहिए, हैव वी ये होना चाहिए। कितने लोगों ने किया ऐसा? आंसर ए इन्वर्जन होगा, ठीक। क्वेश्चन 29, सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम। अब देखो जरा, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, बोलो। तो ये ससुरा पास्ट में क्या कर रहा है? यहां पर हैड की जगह हैव होना चाहिए। आंसर सी। कुछ लोग महान पैदाइशी होते हैं, कुछ लोग उसको अचीव करते हैं, और कुछ लोग ग्रेटनेस थर्ड फॉर देम, उनके अंदर महानता पाने की बहुत क्या होती है? प्यास होती है ना। प्रेजेंट में होना चाहिए ना, तो हैड की हैव है। क्लियर? देखा जा 30th 30वां, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड। अब भैया 2 ब्रदर्स है न रे, 2 ही है ना, तो अमंग हुई ना। सी क्या होगा? बिटवीन। क्या होगा? प्रेपोजिशन का सवाल। पेपर में वेरिएशन है कि नहीं है? हाँ मजा नहीं आ रहा है? हाँ एकदम रियल टेस्ट आप सब पढ़ चुके हैं। अब साबित करिए कि आप एफिशिएंट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, I am quite certain that the lady is not only greedy but miserly।
आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट, यहाँ ऑल्सो लगा लो, अच्छा नहीं लग रहा है, बट ऑल्सो माई जर्नी। आंसर सी, ऑल्सो मिसिंग है, ठीक है, कंजंक्शन के रूप में आया है ना। क्लियर है? आगे चले, जल्दी जल्दी देखें जरा, ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स ना। अब यहां पे देखो, आई डू नॉट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके चलते मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। अब देखो, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यहां जो कंजंक्शन है वही गायब है। आंसर बी, यहां पे नाउन क्लॉज आना चाहिए, या तो रीजन्स दैट आई डोंट या वाई आई डोंट, यहां पे वाई अथवा दैट का प्रयोग चाहिए। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स दैट आई डोंट लाइक हिम, या देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स वाई आई डोंट लाइक हिम। बहुत से कारण है जो मैं उसे पसंद नहीं करता या नहीं करती, ठीक है। यहां पे कंजंक्शन मिसिंग है, आंसर है बी, यहां कंजंक्शन लेके आइए। ओके, 33rd, ये देखें 33rd, आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। बस बात खत्म हो गई। जब यस्टरडे आ गया साहब, जब यस्टरडे आ गया तो आप क्या करेंगे? यस्टरडे के साथ कौन सा टेंस होता है जी? पास्ट टेंस होता है ना, ये नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हैव को हटाइए। चूंकि रेड का तीनों रूप रीड रेड रेड होता है, तो आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, यस्टरडे के आते ही यहाँ पर हैव नहीं रहेगा, ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। क्लियर है? कितने लोगों ने बात समझ ली थी? देखें जरा, ही कैनॉट बी ट्रस्टेड विथ इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशंस। अब एक आगे बढ़ना पाप होगा, गंदी बात। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनेगा, ये गलत है। आंसर यहाँ पे बी छूट गया है ना, देखो यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ बी लिख लीजिए, बी आंसर होगा, ठीक है। हाँ, क्या हटा दें? हाँ, ये कौन सी बात हो गई? बी के चक्कर में सी लग गई, कौन सी बात हो गई? आपको सोचना चाहिए था कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सीधे सी कैसे आ सकता है? इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, बात खत्म हो गई, मुद्दे पे ध्यान दीजिए, इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। 35th, ये देखो, इज देयर फर्दर रीजन्स। अभी मैंने आपको क्या बताया साहब? आंसर ए, क्या बताया अभी मैंने? कि देयर वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो होता है, बोलो। तो यहां पर रीजन्स है ना, ये सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो यहां इज की जगह आर होना चाहिए। आर देयर फर्दर रीजन्स, या इज देयर फर्दर रीजन, या तो नाउन सिंगुलर होगा या तो वर्ब प्लूरल होगी। तो भैया वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है कि सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार? वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहां पर इसकी जगह आर होना चाहिए। बोले नेक्स्ट, देखिएगा, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि पहले इसमें पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, और हम पूरा क्वेश्चन लेके आए। हाँ देखो, फैल जाओ, फैलो फैलो, अरे क्या नहीं फैल, फैलो यार, क्या बदमाशी कर रहा है ये? हाँ देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा ये तो हो गया ना? हाँ, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, जाओ भैया। 36 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस, ठीक है। अब यहां पे बताओ कि रिक्वेस्ट ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है ना। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट यू, ही रिक्वेस्टेड मी, दे हैव रिक्वेस्टेड अस, क्या नहीं बोल रहे हैं? इसके बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो टू का प्रयोग, द आंसर इज बी। रॉन्ग क्या है? टू को हटाइए, टू को हटाइए, यहां पे टू का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। कितने लोगों ने सही किया? बहुत सही, बहुत सही। 37,
ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड, अब देखो सिंस आ गया ना, आगे बढ़ो, बढ़ने जो होती नहीं है, आगे ऐसी कि तैसी, पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ोगे, इतना टाइम कहां है। सिंस लास्ट फ्राइडे आ गया तो फिर यहां पे इज होगा कि हैज बीन होगा, हैज बीन, हैज बीन, यहां पे क्या होगा, हैज बीन, बात खत्म। आंसर ए, आंसर क्या है ए, यहां पर इज की जगह हैज बीन होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कितने लोगों ने बात समझ ली। चले आगे बढ़े, आप लोग जो मौन धारण करके बैठे हैं ना, देखें जरा 38, अरे 38, travel agents around the world have come to rely on computers to book seats in air flights, नहीं on air flights, preposition का सवाल है, आंसर बी, इन की जगह ऑन होना चाहिए ना, बोलो ऑन एयर फ्लाइट्स, ऑन ट्रेन होता है, दे आर गोइंग ऑन अ ट्रेन, इन ट्रेन नहीं, इन का प्रयोग करेंगे उस कंपार्टमेंट जिसमें आप बैठे हुए हैं, वी आर इन द कंपार्टमेंट, वी आर इन द कंपार्टमेंट S2 और B1 B3, बट वी आर गोइंग, वी आर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन ना। देखिएगा जरा 39, सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड्स, बस यहीं पे रुक जाओ, अनकाउंटेबल नाउन है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, गेट दैट कॉन्फिडेंस, ग्रेटिट्यूड्स नहीं होता, क्या होता है, ग्रेटिट्यूड होगा, यहां पे एस का प्रयोग नहीं होगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। When the meeting was over, he was very tired, so that he went home immediately. Answer C. यहाँ पे that का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये परिणाम नहीं, देखो ये इलेक्टिव कंसेंट है। I was hungry, so I took food, कि so that I took food, so I took food, so that का प्रयोग कब करोगे, जब वहां पे आपको ये दिखाना हो कि जैसे I have arranged all the things in a easy way so that students could understand them, अब यहां that आएगा, आसान है, लेकिन यहां पे क्या है कि he was angry so he didn't speak to me, वो गुस्सा था इसलिए मुझसे उसने बात नहीं की, बोले यहां that नहीं आएगा, ये परिणाम सूचक नहीं है, आसान है, तो इसलिए यहां पर that का प्रयोग नहीं होगा, ये इलाट क्या कहते हैं, ये वो इन्फर कर रहा है, यहां पे इन्फरेंस है, रिजल्ट नहीं है, ये इन्फर कर रहा है, ठीक है। तो ही वॉज वेरी टायर्ड सो ही वेंट होम इमीडिएटली, इसलिए वह घर चला गया, परिणाम स्वरूप घर नहीं चला गया, वह गुस्सा था इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की, सो आएगा, और जब कहा कि इसके परिणाम स्वरूप, तब वहां पे क्या आएगा, सो दैट, क्लियर है। अच्छा 41, मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ टुगेदर, यहां पे ऑफ की जरूरत नहीं है, पुल हिमसेल्फ टुगेदर, ऑफ नहीं, पुल ऑफ नहीं होगा, पुल ऑफ का आप समझ रहे हैं, पुल जैसे आफ्टर लूजिंग 3 अर्ली विकेट्स पांड्या एंड ईशान किशन पुल्ड ऑफ अ ब्रिलियंट पार्टनरशिप, वहां पे ऑफ आएगा, आसान आ रही है। हाँ दूसरी बात है कि ये भी सोचने वाली बात है, इतने दिनों बाद इतना हाई वोल्टेज का ड्रामा मैच और बारिश के दिन रख दिया गया, सोचने वाली बात है, जाने दो, जो होता है ठीक होता है, यहां पे ध्यान दो, तो यहां पे क्या होगा, ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, क्लियर है। आगे चलें, देखना जरा 41 हो गया, 42 3-4 मिनट और, हैव पेशेंस, ये देखिए 42, अगली बार थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग कम कर लेंगे, अगला सेशन ना थोड़ा सा और क्वेश्चन कम कर किया जाएगा, सीखना ही तो है, ठीक है। There would be fewer follies and happiness and good feeling all round if we applied the scientific attitude for all our affairs. There would be fewer follies and happiness and good feeling all round if we applied the scientific attitude for all our affairs. मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या मुझे दिख नहीं रही है जहां तक मैं समझ रहा हूं, ठीक है। नहीं समस्या है,
देखो जरा क्या है, देयर वुड बी फीवर, फॉलीज एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग ऑल अराउंड इफ वी अप्लाई ना, if we applied the scientific attitude for all affairs। तो यहाँ पे देखो ना, ये देखो अभी इफ वी अप्लाइड टू वुड बी, वहाँ भी ठीक है, वो पास्ट में तो पास्ट में होना चाहिए। 42 है ना, 42 हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये साइंटिफिक एटीट्यूड, यहाँ जो फॉर है ना, फॉर, ठीक है, अप्लाई आया है ना, ये ध्यान दो। हाँ, ये तो ध्यान ही नहीं जा रहा हम लोगों का, वहाँ से जा रहे हैं। अप्लाइड है ना, तो अप्लाइड टू होता है, फॉर की जगह टू होना चाहिए। हम देख रहे थे क्वेश्चन कहीं गलत तो टाइप नहीं हुआ है ना। अप्लाइड टू होता है इफ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड टू ऑल आर अफेयर्स। यहाँ पे ध्यान दो, फॉर की जगह टू होना चाहिए, ठीक है, फॉर की जगह टू। देखिएगा 44 नहीं 43rd ना, 43rd हाँ 43rd देखिएगा जरा। हीरा टोल्ड, बस यही रुक जाओ, ए टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। हीरा टोल्ड टू अच्छे कि हीरा टोल्ड टू टीचर, हाँ टू नहीं आएगा यहाँ पे। हीरा टोल्ड द टीचर, टू गायब कर दो, टू का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है। 44 I am told that अंजलि has been suffering from fever since 10 days। तो since के साथ 10 days आएगा रे, क्या होगा यहाँ पे, since की जगह for, आंसर सी। सब इजी सवाल हैं, बहुत इजी, यहाँ since की जगह for होना चाहिए। Is that clear? 45th the armed forces have been working around the clock ना, यही गलती है। फ्रेज क्या है, राउंड द क्लॉक, मतलब 24 घंटे। अराउंड द क्लॉक नहीं, क्या होना चाहिए, राउंड द क्लॉक। यहां पे ध्यान दीजिए, ये फ्रेज बचपन सुने होंगे, राउंड द क्लॉक ना, 24/7, ठीक है। बोले कितने लोगों ने सही किया है इसको, राउंड द क्लॉक। ओके, देखिएगा जरा ऊपर चलते हैं। Okay, 46 just when Alfred Nobel's discoveries were beginning to bring him rewards, which were to make him one of the richest, बोलो, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, याद आया। तो यहां मैन की जगह मैन होना चाहिए, बस हो गया, दैट्स इट। 47 देखना जरा, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर, ठीक है। दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। नो एरर है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। बोले 48 सेवरल क्वेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गास्पिंग फॉर ब्रेथ। ये गेस्ट है, क्वेस्ट नहीं है, ये गेस्ट है, इसको जी बना लीजिएगा। सेवरल गेट्स नोटिस मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, इसमें भी कोई गलती नहीं है, नो एरर है, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। बोले साहब, नो प्रॉब्लम। और ये जो क्वेश्चन 49th वाला है, इसको टाइप करते समय ध्यान से देखिए, तो 49th और 50th क्वेश्चन को मिक्स करके भैया ने टाइप कर दिया है। इसका आधा हिस्सा कुछ और है और आधा हिस्सा कुछ और। मैंने जानबूझ कर नहीं बताया कि देखूं आप लोग इसको संघर्ष करके समझ पाते हैं कि नहीं।
तो ये क्वेश्चन काट दीजिए, निकाल दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन आपस में मिक्स्ड हैं। उन्होंने शुरुआत की है क्वेश्चन की और फिर बाद में इस वाले को ही देखिए जाके एंड आर जोड़ लिया है, इसलिए इसको कट कर दीजिए, निकाल दिया जाएगा, इसको नहीं जांचा जाएगा। ठीक है, 50th का आंसर देखिएगा, द फाइनल वन, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग। याद करिए जरा द कॉमन फैक्टर ऑफ द वर्ब, कि जब एंड से दो डिफरेंट ऑक्सिलरी जुड़ती हैं तो अगर दोनों के बाद सेम वर्ब चाहिए तो हम कॉमन एक ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अगर अलग अलग चाहिए तो बार बार ऑक्सिलरी आएगी और बार बार वर्ब आएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आर के बाद वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो ये जो डूइंग है ये आर के साथ तो ठीक है, क्या हैव के बाद डूइंग संभव है? क्या नहीं संभव है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, यहां हैव के बाद डन आना चाहिए, कि हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आंसर ए, यहां हैव के बाद मेन वर्ब मिसिंग है, क्योंकि यहां दोनों डिफरेंट ऑक्सिलरीज हैं, दोनों को अपनी अपनी मेन वर्ब चाहिए जिस फॉर्म में वो लेती हैं। क्लियर? तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप यू विल हैव बीन, वुड हैव कर लो, बल्कि you would have enjoyed it, and you friends, my online guests, if you want to have the same enjoyment, same entertainment, same guts, same feeling, so please join us either on YouTube and the other platforms like Utthan ka app, etc. Or if you are here near anywhere in Uttar Pradesh and you can come to Prayagraj, you are welcomed to join us our offline classes. So this karma will continue and it will go further and further and further and in much better way too. तो देखते रहिए, टिप्पणी करते रहिए, आनंद लेते रहिए, सलाह देते रहिए। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद नेक्स्ट संडे को। ठीक है, थैंक यू।